नमस्कार दोस्तों। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 3 पर बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को दिया गया है। हम अभी तक 5 मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम छठा मौलिक अधिकार पर बात करेंगे, जिसका विषय है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों, इससे पहले भी एक मौलिक अधिकार इसमें है आर्टिकल 31 में, जो कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, जो कि संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था 1978 में। उसके तहत उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अभी वो मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर है, तो उस पर हम एक प्रॉपर क्लास करेंगे और आर्टिकल 31 के बारे में पूरा जानेंगे कि उसको हटाने के पीछे क्या क्या रीज़न थे और संसद ने उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक लीगल राइट क्यों बनाया, उसके पीछे क्या पर्याप्त कारण थे। उन सभी चीज़ों पर हम एक अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 31 पर बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी होगी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठा मौलिक अधिकार है, लास्ट मौलिक अधिकार है। इसके तहत जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है, अर्थात जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं अभी तक, उन सभी को प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनके संरक्षण की बात कही गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मत है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, जो कि जिन्हें भारत के संविधान का पिता भी बोला जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफ़ी महत्वपूर्ण मत है उनका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा बोला गया है। तो ये वही है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है। इसमें क्या है चीज़ें, आइए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 में बेसिकली 4 सेक्शन है, लेकिन इसमें जो है शुरुआती 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है इसका वो क्या है, देखिए आर्टिकल 32 का सेक्शन 1 सिर्फ इतना अधिकार देता है कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा यदि मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो आप उनकी सुरक्षा के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 के सेक्शन 1 के आधार पर। अर्थात अनुच्छेद 32 का सेक्शन 1 में यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 का अब उसके तहत क्या होगा, जब आर्टिकल 32 के सेक्शन 1 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में, अतिक्रमण के मामले में कोई याचिका दायर की जाएगी, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। और वो रिट्स जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है वो है आर्टिकल 32 के सेक्शन 2 के तहत। अर्थात अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की जो रिट्स जारी की जाती हैं वो अनुच्छेद 32 के सेक्शन 2 के आधार पर की जाती हैं। वो 5 प्रकार की जो रिट्स हैं वो क्या हैं, ये मैंने आपको पहले से लिख दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है पहली रिट, दूसरी है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। अब देख लेते हैं ये जो 5 रिट्स है ये किस किस कंडीशंस में जारी की जाती हैं और ये जो है कि इन रिट्स के माध्यम से कौन से मौलिक अधिकारों को संरक्षण मिलता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है, बंदी का मतलब कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति, जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसका प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के पश्चात यदि उसको न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, ठीक है, और गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति है उसको किसी गुप्त स्थान पर रखता है या फिर उसको न्यायालय के समक्ष नहीं लेकर जाता है। हमने देखा था जो दूसरा मौलिक अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विस्तार अनुच्छेद 19 से 22 तक था। तो आर्टिकल 22 में हमने देखा था कि प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है
और वो अधिकार ये होता है कि वह गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश हो। मतलब उसका ये मौलिक अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, और यदि पेश नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब संबंधित व्यक्ति के परिजन सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से एक रिट जारी करेगा और संबंधित व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के खिलाफ भी आप याचिका दायर करेंगे, उस संबंधित अधिकारी से या किसी व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपने जो संबंधित व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसको सशरीर हमारे समक्ष पेश करो। इसका मतलब यही है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी का जो कारण है वो वैध है या फिर अवैध है, इस चीज़ की जांच करना बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, उसके पश्चात है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। देखिए यही टर्म जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि हम आदेश देते हैं किस रिट से संबंधित है या किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश किसको दिया जाता है, किस कंडीशन में ये रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए क्या है कि यदि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य जो भी उसके लिए कार्य फिक्स किया गया है उसको करने से मना करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस रिट के माध्यम से कहा जाता है, आदेश दिया जाता है कि आप संबंधित कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं और जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है सार्वजनिक पद पर, उस कार्य को आप करें। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, मतलब सरकारी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और जिस कार्य के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वह उस कार्य को करने से मना करता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर करता है, उसको आदेश देता है। जैसे कि आप व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो किसी आप सरकारी कार्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ पर बैठा कोई भी बाबू है, कोई भी क्लर्क है या फिर कोई भी अधिकारी है। ठीक है, और जिस कार्य के लिए वो बैठा है वहाँ पर अगर वो कार्य करने से उसको मना करता है तो सामान्यतः पूछते हैं कि आप ये कार्य, आप ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं ओरली, आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए। तो ऐसा करने से वो लोग बचते हैं, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। ठीक है, उनको संबंधित पद से, उस पद से जिस पद पर है वो, वहाँ से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि सार्वजनिक पद पर कोई बैठा व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश नामक रिट जारी करके उसको ऑर्डर किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, देखिए ये दो रिट्स हैं। ये दोनों रिट्स आपस में काफ़ी मिलीजुली है, इनको क्लियर कर लेते हैं। क्या है प्रतिषेध, क्या है? देखिए सबसे पहले देखते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है रोकना। अब किसको रोका जाता है? सबसे पहली चीज़ तो कॉमन है इन दोनों रिट्स में, वो ये है कि ये दोनों ही रिट्स लोअर कोर्ट को जारी की जाती हैं। ठीक है, ये दोनों ही रिट्स जो हैं लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। निम्न स्तर के जो, मतलब निचले स्तर के जो न्यायालय होते हैं, जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, उनके लिए ये रिट जारी की जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये रिट क्यों जारी की जाती है, किस कंडीशन में जारी की जाती है? प्रतिषेध रोकना का मतलब ये है कि यदि किसी न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा आता है, कोई ऐसा केस आता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस न्यायालय को रोका जाता है कि आप जिस मुकदमे की या जिस भी केस की सुनवाई कर रहे हैं वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पर इसको ले लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि दो टाइप के न्यायालय होते हैं। एक तो सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट, जिसमें कि आपराधिक मुकदमे जाते हैं। एक कोर्ट होते हैं आपके दीवानी कोर्ट होते हैं, जिनमें कि संपत्ति से संबंधित वाद विवाद, जमीन के विवाद जाते हैं और अन्य प्रकार के विवाद जाते हैं। ठीक है, धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित विवाद जाते हैं। अब यदि किसी कोर्ट को ये फिक्स किया गया है कि दीवानी कोर्ट के मामले हम देखें कि आप जो है 20,000 रुपये की संपत्ति से संबंधित ही मुकदमे सुनेंगे। ठीक, लेकिन यदि कोई कोर्ट केस कोई ऐसा आता है जो कि
50,000 की संपत्ति से संबंधित है, लेकिन वो फिर भी उसकी सुनवाई कर रहा है कोर्ट, तो उस कंडीशन में जो है प्रतिषेध नामक एक रिट दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और संबंधित न्यायालय को रोका जाता है वह कार्य करने से। कार्यवाही के दौरान ही ये रिट जारी की जाती है, ठीक है। लेकिन उत्प्रेषण जो है वो उत्प्रेषण रिट ये भी अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या फिर अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स, जिनकी मान्यता हाई कोर्ट के समकक्ष मानी जाती है, उनके लिए भी ये चीज़ आती है। अब इसमें क्या होता है कि उत्प्रेषण जो है वह कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी की जाती है। मान लेते हैं इसी प्रकार का कोई मुकदमा आता है किसी न्यायालय में और उसने उस केस की सुनवाई पूरी कर ली है और उससे संबंधित अपना डिसीजन दे दिया है, ठीक है, लेकिन वह डिसीजन उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, उसकी जो लिमिट्स उसकी फिक्स की गई है वह उसने बाहर जाके उसकी सुनवाई की है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्प्रेषण नामक जो रिट है उसके माध्यम से उसके निर्णय को समाप्त किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है कि ये जो संबंधित निर्णय आपने दिया है ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, ये जो कार्य आपने किया है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है और उत्प्रेषण जो है वो कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, नेक्स्ट जो आपकी रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो रिट है वो ऐसे लोगों के लिए जारी की जाती है जो कि किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होते हैं, सरकारी पद पर नियुक्त होते हैं। वो कोई भी पोस्ट हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति जो कि अवैध रूप से सरकारी पद पर पहुंच गए हैं, मतलब अवैध तौर तरीकों को अपनाते हुए, तो उनसे अधिकार परीक्षा नामक जो रिट है इसके माध्यम से पूछा जाता है कि आप जो है जिस पद पर विराजमान हैं अभी वर्तमान में वह किस लॉयल्टी के आधार पर हैं, किस आधार पर आपने जो है किन साक्ष्यों के आधार पर, मतलब आप जो है वह सारी एविडेंस जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें जिसके आधार पर आपने ये पद पर आप पहुंचे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है 5 प्रकार की रिट्स हैं जो कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है अनुच्छेद 32 में। इसी आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत भी हाई कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं रिट जारी करने के लिए। 226 में जैसे कि हमने देखा कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के सेक्शन 1 के तहत। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में भी ये हमें अधिकार प्राप्त है कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का यदि हमारे हनन होता है तो हमारे पास 226 में भी अधिकार दिया गया है कि हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 226 और 32 में जो मेन डिफरेंस वो है वो ये है कि 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है, मतलब मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हम अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 232 जो है वो एक हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसको संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, इन फ्यूचर इसको संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के साथ संसद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अर्थात मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा एक मौलिक अधिकार बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक वीडियो था, छोटा क्लास के माध्यम से हमने अनुच्छेद 32 को जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट्स का उसको डिस्कस किया। वीडियो को आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो से संबंधित, क्लास से संबंधित जो भी आपको जानकारी मिली है और वो आपको कैसी लगी, क्या जो हम पढ़ रहे हैं अभी मौलिक अधिकारों को, संविधान को, जिस तरीके से, क्या आपकी तैयारी में कुछ सहयोग उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को आप मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद।